देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी की स्टोरीज के साथ साथ आपके सवाल और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं कोलकाता में रहता हूँ। ये बात दरअसल आज से करीब 5 साल पहले की है, जब मैं अपने शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। मेरे ही कॉलेज में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम शुभम था। वो झारखंड के एक छोटे से गांव में रहा करता था। जब हमारे कॉलेज में क्रिसमस की छुट्टी हुई तो शुभम भी अपने घर जाने के लिए अपने सारे सामान वगैरह पैक करने लगा और इस काम में मैं भी उसकी मदद करने लगा। शुभम काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। जब मैंने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं अपने गांव जाकर सबसे पहले कैंपिंग करने का प्लान बनाऊंगा, जिसमें मैं अपने गांव में ही एक दोस्त के साथ कैंपिंग करूंगा। हालांकि कोलकाता में एक भी पहाड़ नहीं है, जिस वजह से मैं भी इस आइडिया को लेकर काफ़ी उत्सुक हो गया। मैंने उससे पूछा क्या मैं भी उसके साथ आ सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी बहुत मन था। जिस वजह से मेरी बात पर शुभम कहने लगा, अरे भाई, यह भी कोई पूछने की बात है, अच्छा ही तो है, इसी बहाने तो मेरे गांव भी घूम लोगे। और इस तरह मेरा शुभम के गांव जाना तय हो गया। इसके बाद मैंने उसकी पैकिंग के साथ साथ अपनी पैकिंग भी शुरू कर दी और फिर दूसरे ही दिन यहीं करीब शाम के 6 बजे हम दोनों शुभम के गांव की तरफ निकल पड़े। शुभम का गांव कोलकाता से यहीं करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर था और हम दोनों को शुभम के गांव तक पहुंचने में करीब पूरा रात का समय लगा। इसी दौरान मैं तो ट्रेन में सो ही गया था और फिर सुबह मेरी नींद शुभम की आवाज़ से खुली। फिर क्या था, शुभम ने कहा, क्या कर रहा है यार भाई, उठ, सुबह हो गई है, बस हमें यहाँ से एक ऑटो लेना है और फिर आधे घंटे के अंदर ही हम अपने गांव पहुँच जाएंगे। मैंने इस वक्त घड़ी में देखा तो फिर सुबह के 5 बज रहे थे और ठंड के होने की वजह से स्टेशन के बाहर पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ था। आसपास कुछ भी सही से दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर हम दोनों उस ट्रेन से उतरे और जाकर वहीं लगे दुकान में चाय पीने लगे। और फिर वापस से तरोताज़ा होने के बाद हम दोनों ने एक ऑटो ली और फिर मैं शुभम के गांव की तरफ चलने लगा। करीब आधे घंटे के अंतराल में ही मैं शुभम के गांव पहुंच चुका था, जहां जब मैं शुभम के परिवार वालों से मिला तो मुझे सारे लोग काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उन लोगों ने मेरा काफ़ी स्वागत किया और फिर हम दोनों उस दिन शुभम के गांव में इधर उधर टहलते घूमने लगे। जहां जब मैंने शुभम से उसके दूसरे दोस्त के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि वह शाम को आने वाला है। दरअसल उसका वह दोस्त भोपाल में रहकर पढ़ाई किया करता था और फिर उसी शाम उसका वह दोस्त भी आ पहुंचा। हम दोनों उसे लेने के लिए स्टेशन पहुंचे, लेकिन जब हमने उसे देखा तो हम काफ़ी शॉक्ड हो गए, क्योंकि वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी जो कि बहुत खूबसूरत ही दिख रही थी। इसके बाद फिर मैं शुभम के उस दोस्त से मिला जिसका नाम रोशन था। फिर शुभम ने जब अपने दोस्त रोशन से उस लड़की के बारे में पूछा तो रोशन ने कहा कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम रेभा है। वो लड़की हम दोनों को काफ़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि जब से वह लड़की ट्रेन से उतरी थी वो लगातार हमें ही घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो लड़की कोई जीती जागती मूर्ति हो। इसके बाद हम लोग बातें करते हुए घर की तरफ आने लगे। पूरे रास्ते में हम तीनों अलग अलग चीज़ों पर बातें करने लगे, लेकिन वो लड़की पूरी तरह से खामोश थी। तभी रोशन ने कहा, तो फिर कल कैंपिंग पर चलना है और हाँ, रेबा भी हमारे साथ चलेगी। यह सुनकर शुभम के चेहरे पर एक मायूसी छा गई। उसने सोचा था कि हम 3 लड़के ही रहेंगे, लेकिन एक लड़की के आ जाने से पूरा ट्रिप खराब हो गया था। लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था, जिस वजह से शुभम ने भारी मन से इस बात के लिए हामी भर दी और फिर दूसरे दिन हम सब ट्रिप के लिए तैयार भी हो गए। शुभम के पिता के पास एक कार थी, जिस कार में हम चारों बैठ गए और शुभम कार को पहाड़ों की तरफ लेकर जाने लगा। हमारी कार ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रही थी। रेभा के हमारे साथ आने की वजह से हम तीनों अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से मैं खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि जंगल धीरे धीरे और भी ज़्यादा घना होता जा रहा था।
मैंने जब घड़ी में समय देखा तो उस वक्त शाम के 5:30 बज रहे थे, लेकिन जंगल की वजह से ऐसा लग रहा था मानो कि रात के 12 बज चुके हैं। चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था और ठंड के दिन होने के कारण आसपास धुंध छाने लगी थी। फिर मैंने थोड़ी ही देर में खिड़की के कांच को बंद कर दिया और फिर तभी अचानक से शुभम ने कहा कि बस हम पहुंच ही गए। यह कहकर शुभम ने अपनी गाड़ी को एक जगह पर पार्क कर दिया और फिर शुभम ने कहा कि बस यहाँ से हमें 5 मिनट तक पैदल ही जाना होगा, क्योंकि आगे का रास्ता पथरीला होने के साथ साथ ही आगे एक छोटा सा झरना भी है और गाड़ी आगे तक नहीं जा पाएगी। आसपास पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था, जिस वजह से कुछ भी साफ साफ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने फ़ोन को निकाला और फ़ोन की रोशनी से आगे देखने की मैं कोशिश करने लगा और फिर हम चारों आगे बढ़ने लगे। हम 5 मिनट के करीब चले ही होंगे कि फिर हम एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जो पूरी तरह से समतल थी। वहां पहुंचकर शुभम ने कहा कि चलो यार, ये जगह सही है। और फिर हम सब ने यह डिसाइड किया कि हम सब वहीं रुकेंगे। हम सब ने अपने साथ एक एक टेंट लेकर आए थे और फिर हम लोग अपने अपने टेंट लगाने लगे थे। फिर रोशन ने कहा कि चलो टेंट तो लग चुकी है, अब मैं थोड़ा पानी ले आता हूँ ताकि रात में खाना खाया जा सके। उसके इस बात से हम सब सहमत थे कि तभी रेबा ने कहा कि हाँ, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। हम सब ने पहली बार रेबा की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि हम सब जब से मिले थे रेबा सिर्फ हमें घूरती रहती थी और अगर वह कुछ बोलती भी थी तो ऐसा लगता था मानो वो कुछ फुसफुसा रही हो। लेकिन फिर रेबा की बातों को सुनकर रोशन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा कि हाँ रेबा, चलो ना। ये कहते हुए रोशन और रेबा उस झरने की तरफ चले गए। फिर मैं और शुभम अपने टेंट के पास ही बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने शुभम से कहा कि यार, ये लड़की तुझे कुछ अजीब नहीं लग रही है? जिस पर शुभम ने कहा कि हाँ यार, मुझे तो ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, जब से आई है सिर्फ घूरे जा रही है। और फिर मैं और शुभम इधर उधर की बातें करने लगे और धीरे धीरे समय गुजरता गया और तब हमारे आसपास पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। आसपास के पेड़ों से जुगनू बाहर आ चुके थे। उस जंगल में सिर्फ कीट पतंगों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी, जो जंगल को पूरी तरह से सुनसान और डरावना बना रही थी। हम दोनों काफ़ी समय से रोशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। मैंने शुभम से कहा कि भाई, ये दोनों कहाँ रह गए? बड़ी देर हो गई, कहीं कुछ करने तो नहीं लग गए? आखिर इतनी देर हो गई है, अभी तक तो आ जाना चाहिए। जिस पर शुभम ने कहा चल कर देखते हैं। और फिर मैं और शुभम उसी झरने की तरफ जाने लगे। जब हम उस झरने के पास पहुंचे तो हमें वहां के आसपास का वातावरण काफ़ी डरावना सा लग रहा था। वहां कुछ झिंगुर की आवाज़ बहती झरने की आवाज़ के साथ बह रही थी, जो कि रूह कपकपा देने वाली थी। हम दोनों जब वहां पर पहुंचे तो हमें रोशन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा और फिर हम रोशन का नाम लेकर उसे पुकारने लगे। लेकिन जब कई बार नाम लेने के बाद भी उसका कुछ जवाब नहीं आया तो मुझे अब थोड़ी बेचैनी होने लगी। मैंने शुभम से कहा कि चल यार, वापस से टेंट के पास चलते हैं, शायद रोशन वहाँ पहुँच चुका होगा। अब शुभम के पास भी दूसरा कोई उपाय नहीं था और हम वापस आने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े तो हमारे सामने रोशन खड़ा था, जिसे देखकर हम दोनों एकदम से सहम गए, क्योंकि रोशन के चेहरे पर किसी ने बुरी तरह से वार किए थे। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे कि किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से नोच लिया हो। उसकी एक आंख फूटकर बाहर की तरफ निकल रही थी। उसे देखकर हम दोनों बुरी तरह से डर गए। शुभम ने उससे घबराते हुए पूछा कि भाई, तुझे क्या हुआ, तू ठीक तो है? जिस पर रोशन ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, वो रेबा। इतना कहा ही था और इसी के साथ ऐसा लगा जैसे कि किसी ने रोशन के पीठ पर जोरदार हमला किया हो और देखते ही देखते रोशन अचानक से नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे गिरते ही हमें उसके पीछे रेबा दिखी, जो कि अब पूरी तरह से एक डैन का रूप ले चुकी थी। वो अपने हाथों को ज़मीन पर रखते किसी जानवर की तरह हमें देखे जा रही थी कि तभी वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसे देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल को तो मानो हम दोनों वही मूर्ति बन गए थे। लेकिन फिर तभी हम दोनों भागते हुए अपने कैंप तक आ गए और वहाँ से मैंने जल्दी से अपने फ़ोन निकाला और 100 नंबर डायल करके मैंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन का नेटवर्क अचानक से ही चला गया। और फिर जैसे ही मैं शुभम की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि शुभम के पैरों को किसी ने पकड़ लिया है और उसे घसीटते हुए अंधेरे में कहीं लेकर जा रहा था।
मैं समझ गया कि ये ज़रूर वो रेबा ही होगी। और फिर मेरे देखते ही देखते शुभम अंधेर में कहीं गुमनाम सा हो गया। लेकिन मैं शुभम को नहीं खोना चाहता था और मैं शुभम की तरफ भागने लगा। शुभम ने भी अपनी होशियारी दिखाते हुए अपने पैर को जूते से अलग कर लिया, जिससे कि उसके पैर आज़ाद हो गए। और फिर हम दोनों वहाँ से भागते हुए अपनी कार की तरफ जाने लगे। तभी अचानक से हवाएं पूरी तरह से तेज हो गईं और आसपास धुंध की एक मोटी चादर चढ़ चुकी थी। उस धुंध की वजह से हमें टॉर्च से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर जैसे तैसे हम दोनों कार तक पहुँच गए और जल्दी से कार के अंदर बैठकर कार के शीशे चढ़ा लिए। हमारी सांसें अब पूरी तरह से तेज हो गई थी और फिर शुभम ने बिना देरी किए कार लेकर वापस घर की तरफ मोड़ लिया। हम दोनों थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि तभी मेरे फ़ोन में किसी का कॉल आया, लेकिन मेरे फ़ोन पर किसी का नंबर शो नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन फिर भी मैंने घबराते हुए उस कॉल को उठाया और स्पीकर पर रख दिया। यह कॉल रेबा का ही था। रेबा हमसे कहने लगी, मुझे इस जंगल में छोड़कर तुम दोनों कहाँ चले गए, वापस आ जाओ जल्दी से। इतना कहते ही रेबा की आवाज़ धीरे धीरे एक डरावनी आवाज़ में बदलती चली गई और फिर अचानक से रेबा ने कहा कि शुभम बहुत जल्दी है घर जाने की, ठीक है जाओ, लेकिन हाँ अब कार कहीं रुकेगी नहीं। रेबा की आवाज़ सुनकर शुभम ने जैसे सामने की ओर देखा तो कार की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई। शुभम ने ब्रेक दबाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कार में अब शुभम का नहीं बल्कि उसी डैन का कंट्रोल हो। शुभम ने कार को धीरे करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कार जरा भी धीमी नहीं हुई और फिर अचानक से वो कार पास के एक बड़े से पेड़ से जा टकराई और इसके साथ ही साथ कार की स्टीयरिंग शुभम के सिर में जा घुसी, जिसमें शुभम की वहीं पर मौत हो गई। इस एक्सीडेंट में मुझे काफ़ी चोटें आ गईं और मैं भी वहीं बेहोश हो गया। मुझे जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मुझे वहाँ पता चला कि शुभम अब नहीं रहा। मैंने पुलिस ऑफिसर से अपनी सारी बातें बताईं और फिर कुछ दिनों के बाद मैं हॉस्पिटल से ठीक होकर अपने घर आ गया। मैं अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकला था कि एक दिन अचानक से मेरे फ़ोन में किसी का मैसेज आया। इस मैसेज में लिखा था कि अमन मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, मैं जल्दी ही लौटूंगी। उस मैसेज को देखकर मैं बुरी तरह से सहम गया और फिर अचानक से वो मैसेज खुद पे खुद मेरे फ़ोन से गायब हो गया। दोस्तों आज भी जब मैं कार में बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि रेबा मुझे ही देख रही हो और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।